महादेवपुर नाम के गांव में करुणा और बालू नाम के भाई बहन रहा करते थे। उनके माँ के गुजर जाने के बाद उनके पापा माधव ने अपने छोटे बच्चों के लिए मालती से दूसरी शादी कर ली। उनकी सौतेली माँ मालती माधव के सामने अच्छे होने का दिखावा करती थी और जैसे ही माधव किसी काम से घर के बाहर जाता, मालती बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती, उनसे सारे काम करवाती। मालती को एक बेटा था। 2-3 साल बीत जाते हैं। अब माधव की तबीयत बिगड़ने लगी और थोड़े ही दिनों के बाद माधव भी इस दुनिया से चल बसा। उस रात करुणा और बालू बहुत रोए। रोते रोते बालू अपनी बड़ी बहन से, अब हमारा क्या होगा? हमने ऐसा क्या किया था कि भगवान ने हमारे माँ और पिताजी को हमसे दूर लेकर चले गए? पता नहीं भाई, पर अब हमें हमारी मालती आई जो भी काम बोले वो हमें करना होगा, नहीं तो वो हमें घर से निकाल देगी। दीदी, क्या सच में माँ हमें घर से निकाल देगी? अब मालती करुणा और बालू को बहुत तकलीफ देने लगी। एक दिन शहर से रामू माधव के देहांत की बात सुनकर बच्चों से मिलने के लिए आता है। रामू बहुत ही शातिर और लालची किस्म का इंसान था। रामू माधव के घर आकर, मालती भाभी, ओ मालती भाभी। तभी अंदर से आवाज आती है, कौन है भाई? क्यों नींद खराब कर रहे हो? नमस्ते भाभी, मैं रामू हूँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं माधव का दोस्त हूँ, शहर में रहता हूँ। अरे हाँ, पहचाना रामू भैया। आइए, अंदर आइए ना। अरे ओ कलमोही, कहाँ मर गई रे? देख जरा, रामू भाई साहब आए हैं, जरा पानी तो लेकर आना। क्या हुआ भाभी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊँ भाई साहब, इनके गुजर जाने के बाद घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। उसमें ये दोनों बच्चे। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनके कारण मुझे मेरे बेटे को भी भूखा रखना पड़ रहा है। मालती की सारी बातें सुन रामू के मन में अब लालच आ गया। वो मालती से, भाभी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ कहिए ना भाई साहब। भाभी जी, आप इन दोनों को मुझे दे दीजिए। मैं आपको इन दोनों बच्चों के 50,000 रुपए दूंगा। रामू की बातों में आकर मालती दोनों बच्चों को बेच देती है। अब रामू दोनों को लेकर शहर में जाता है। वहाँ पर वो अपने मालिक को सारी बात बताता है। रामू करुणा और बालू को अपने मालिक को बेच देता है, जिसके यहाँ करुणा और बालू जैसे बहुत सारे बच्चे थे। रामू ने उन दोनों को 1 लाख रुपए में अपने मालिक को बेच दिया, जहाँ पर सभी अनाथ बच्चों से बहुत काम करवाया जाता था। पूरा खाना भी नहीं मिलता था उन्हें। एक दिन करुणा अपने भाई से, भाई, हम दोनों को यहाँ से किसी भी हालत में भागना होगा, नहीं तो ये लोग हमें मारकर हमसे कठिन से कठिन काम करवाते रहेंगे। उस पर बालू ने कहा, हाँ दीदी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन क्या ये लोग हमें अकेला छोड़ेंगे? देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उन दोनों ने अब मन में ठान लिया था कि अब जो कुछ भी हो यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। एक दिन उनके मालिक श्यामलाल गहरी नींद में थे। बालू ने काम करते करते चुपके से देख लिया कि मालिक सो चुके हैं। अब वो दोनों वहाँ से भागने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही दोनों जाने लगे तो मालिक की नींद एकदम से खुल गई। उसने दोनों बच्चों को भागते हुए देख लिया और उनका पीछा करने लगा। वो दोनों बच्चे किसी तरह मालिक के हाथ में ना आने की कोशिश करते रहे, लेकिन बालू बहुत छोटा था तो वो मालिक के हाथ में लग गया और करुणा वहां से भाग निकली। मालिक ने बालू को हाथ पकड़कर बहुत पीटा, उसे अपने साथ लेकर गया। बालू जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। मुझे छोड़ दो, मुझे अपने दीदी के पास जाना है। बड़ी होशियारी की तुमने यहाँ से भागने की, लेकिन आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। ऐसा कहकर मालिक ने बालू को जोर जोर से मारना शुरू किया। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे मेरे दीदी के पास जाना है। बालू की आवाज सुनकर करुणा तुरंत अपने भाई के पास लौट आती है। करुणा को आते देख मालिक ने कहा, आइए महारानी जी, आपकी ही कमी थी। मुझसे बचकर जाना इतना आसान नहीं है। अब देखो क्या हश्र करता हूँ मैं तुम्हारा। हम पर दया कीजिए मालिक, हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। आपका भला होगा मालिक, हम इतना मुश्किल काम नहीं कर सकते।
हम किसी को भी आपके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। मालिक ने उनकी एक नहीं सुनी, उन दोनों को एक रूम में बंद कर दिया। उस रूम को ताला लगा दिया और मन ही मन सोचने लगा, मुझे इन दोनों बच्चों को यहाँ बंद करके ही रखना पड़ेगा, वरना मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। और इनकी हिम्मत देख बाकी के बच्चे भी ऐसा ना करे। अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को मेरे बीवी के पास गांव छोड़ आता हूँ, ताकि यहाँ से कोई भागने की हिम्मत ना करे। दूसरे दिन श्यामलाल उठकर बच्चों को देखने के लिए जाता है तो दोनों बच्चे एक जगह रोते हुए बैठे थे। उनको देखकर श्यामलाल बड़े प्यार से उन्हें अपने पास बुलाता है और उनसे, आओ मेरे बच्चों। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ तुम्हें एक प्यार करने वाली माँ मिल जाएगी और तुम दोनों वहाँ खुश रहोगे, जहाँ ना कोई तुम्हें डांटेगा ना मारेगा और मुश्किल काम भी नहीं करवाएगा। मालिक की ये बात सुनकर करुणा और बालू बड़े खुश हो जाते हैं और मालिक के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे ही दिन सुबह जल्दी उठकर करुणा और बालू तैयार होकर मालिक की राह देख रहे थे। मालिक के आने के बाद दोनों बच्चों मालिक के साथ उनके छोटे से गांव में जाते हैं। वहां पर मालिक की पत्नी रंजना से मिलते हैं। श्यामलाल धीरे से रंजना को सारी बीती बातें बताता है और रंजना से, रंजना, मैं बच्चों को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, तुम इनका अच्छे से ख्याल रखना। इनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे अगर कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे भी घर में मैं अकेली ही तो होती हूँ। रंजना के हाँ कहते ही श्यामलाल वहाँ से चला जाता है। अब रंजना अच्छे होने का नाटक करने लगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। करुणा और बालू मजे से रहने लगे थे। धीरे धीरे रंजना ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। वो बच्चों से घर के सारे काम करवाने लगी, साथ ही उन्हें 2-2 दिन तक खाना भी नहीं देती थी। एक दिन बालू करुणा से, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, उनको खाना देने बोलो ना मुझे। अपने छोटे भाई को भूख से तड़पता देख करुणा को बहुत दुख हुआ। करुणा रंजना से, मालकिन, मेरे भाई बालू को बहुत भूख लग रही है, प्लीज इसे कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। करुणा की बातें सुनकर रंजना को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से, काम धाम तो कुछ करते नहीं और खाना मांगने के लिए आ जाते हैं। चलो चलो यहाँ से, जब मन पड़ेगा तब दे दूंगी। माँ जी, ऐसा मत कीजिए माँ जी, उसे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा ही खाना दे दीजिए। मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रही, थोड़ा सा ही दे दीजिए। करुणा बार बार खाना मांगती रही। रंजना को इस बात से बहुत गुस्सा आया और उसने करुणा को जोर से धक्का मारा। करुणा नीचे गिर गई, वो बेहोश हो गई। करुणा को इस हालत में देखकर रंजना बहुत घबरा गई। अरे करुणा, उठ जा, जल्दी से उठ, ज्यादा ढोंग मत कर, जल्दी से उठ जा, बहुत हुआ तेरा नाटक। रंजना करुणा को जोर जोर से हिलाकर उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी कुछ गिरने की आवाज सुनकर बालू वहां आ जाता है। बालू अपनी दीदी को इस हालत में देखकर, दीदी उठ जाओ ना दीदी, क्या हुआ आपको दीदी? बालू जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये देख रंजना को लगता है कि करुणा मर चुकी है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अब उसने बालू को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बालू जोर जोर से चिल्लाता देख रंजना ने उसके मुंह पर पट्टी लगा दी, हाथ और पैर को बांध दिए। कुछ समय सोच विचार करने के बाद वो दोनों बच्चों को अपने ड्राइवर की सहायता से घर के बाजू वाले पहाड़ पर बच्चों को खाई में ढकल देने के सोच से जाती है। उसी समय रंजना की पड़ोसी रमा कपड़े सुखाने के लिए बाहर आई थी, तो उसने करुणा को बेहोशी की हालत में देख लिया था और बच्चे के मुंह पर लगी पट्टी देख उसने तुरंत ही अपने पति को फोन लगाया, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। हेलो, मैं रमा बात कर रही हूँ। अजी, वो हमारे बाजू वाले रंजना जी है ना, उनके घर में जो बच्चे हैं उन्हें बेहोशी की हालत में पहाड़ी के ऊपर लेकर जाते हुए मैंने देखा है। आप जल्दी से आ जाइए। जल्दी से पुलिस पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाती है और देखती है कि बालू के मुंह पर पट्टी लगी है और करुणा भी बेहोशी की हालत में पड़ी है। ये देख पुलिस तुरंत ही रंजना और उसके ड्राइवर को पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। भला हो किस्मत का
कि उस समय करुणा को होश आ जाता है। पुलिस दोनों बच्चों को अस्पताल लेकर जाती है और पुलिस रंजना से पूछताछ करना शुरू कर देती है। रंजना सारी बीती बातें पुलिस को बता देती है। पुलिस बच्चों से भी बातचीत करती है। तभी करुणा, हमारी सौतेली माँ ने हमें रामू काका को पैसों के लिए बेच दिया था और रामू काका ने हमें श्यामलाल को बेच दिया और इन सब ने हमें बहुत सताया और मारकर हमसे जबरदस्ती काम करवाया। पुलिस अंकल, वहाँ सिर्फ हम नहीं थे, वहाँ और भी कई अनाथ बच्चे हैं जिन्हें खरीद कर लाया गया है। दोनों बच्चों ने पुलिस को रोते रोते सारी बातें बता दी। फिर पुलिस ने तुरंत ही मालिक श्यामलाल, उसकी पत्नी रंजना और सौतेली माँ मालती, रामू को जेल में डाल दिया। सभी बच्चों को अच्छे अनाथालय में डाल दिया गया। उनका सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया गया। उन्हें जरूरी चीजें देकर एक जगह बसा दिया गया। इस तरह अब सभी खुशी खुशी पढ़ने लिखने लगे, सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। बुराई का अंत बुरा ही होता है। एक समय की बात है, श्रीरंगपुर नाम के शहर में लखन और सरिता नाम का एक जोड़ा रहता था। लखन एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था और सरिता भी घर का काम होने के बाद 2-3 घर का काम कराती थी। जितने भी उन्हें पैसे मिलते उनमें उन दोनों का गुजारा हो जाता था। एक दिन लखन को गांव से किसी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके माँ पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। वो अब चल फिर भी नहीं सकते। उस दिन दोनों घर पर बहुत सोचते हैं और अपने गांव वापस जाने का निर्णय लेते हैं और दूसरे ही दिन गांव के लिए निकलते हैं। रास्ते से जाते वक्त सरिता लखन से, अजी एक बात कहूँ, माँ पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो हम शहर से वापस तो आ गए, लेकिन गांव में हम क्या करेंगे? गांव जाकर क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन सरिता मुझे चाउमीन नूडल्स बनाना बहुत अच्छे से आता है। वही बनाएंगे और लोगों को खिलाएंगे। जी, लेकिन ये तो गांव है, यहाँ चाउमीन चलेगा? अरे ऐसे कैसे नहीं चलेगा। एक बार मेरे हाथ के नूडल्स ये लोग खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, देखना तुम। जैसा आपको ठीक लगे। घर जाकर दोनों अपने माँ पिताजी के पैर छूते हैं और उनसे आशीष लेते हैं। लखन माँ पिताजी से, माँ पिताजी, आज से हम आपके साथ ही रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। लखन बेटे, तुम यहाँ रहोगे तो अपना काम कैसे करोगे बेटा? अरे पिताजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं यहीं पर अपना काम शुरू कर रहा हूँ। दूसरे ही दिन लखन ने गांव में चाउमीन की रेडी लगा दी। पूरे दिन लखन की रेडी पर कोई नहीं आया। ऐसे ही 10-12 दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रेडी पर कोई नहीं आता था। सभी लोग गाड़ी की ओर देखते और बातें बनाते थे। अरे भाई, पता नहीं ये लखन क्या लाया है गांव में, क्या बेच रहा है क्या पता, हमें तो उसका ठीक से नाम भी लेना नहीं आता। अरे आइए ना काका, जरा खाकर तो देखिए। लोग लखन की बातें अनसुनी करके वहाँ से चले जाते थे। 10-12 दिन बीत चुके थे, लेकिन एक भी ग्राहक लखन के बनाए नूडल्स खाने नहीं आया था। अब सरिता अपने पति से, अजी आज तो 10-12 दिन बीत चुके हैं हमें यहाँ आए हुए, लेकिन कोई हमारी रेडी की ओर देखता भी नहीं, क्या होगा हमारा? अरे सरिता, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही मेरे दोस्त श्याम से बात करता हूँ। लखन श्याम का एक दोस्त है जिसके गांव में छोटी सी दुकान है। लखन को लगता है शायद श्याम उसकी कोई मदद कर दे, इसीलिए लखन श्याम से मिलने के लिए रात के समय उसके दुकान पर जाता है और श्याम से, अरे श्याम, यहाँ कैसे लोग हैं भाई, जो मेरी रेडी को देखते तो है लेकिन आता कोई नहीं और बातें बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ भाई, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। लखन देखो, ये गांव है, यहाँ लोग सोच विचार करके ही कुछ खरीदते हैं और लोगों को पता ही नहीं कि आखिर ये चाउमीन होता क्या है। तो वो तुम्हारी गाड़ी पर कैसे आएंगे बताओ? तुम्हें लोगों को पहले टेस्ट करवाना पड़ेगा, यही तुम्हारी परीक्षा होगी। अब लखन को समझ आ चुका था कि आखिर लोग उसकी रेडी पर क्यों नहीं आ रहे थे। लखन घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी से, सरिता, आज मैं श्याम से मिलने गया था, उसने मुझे बताया कि हमारे ठेले पर लोग क्यों नहीं आते। अच्छा, तो अब आपने क्या सोचा है? सरिता, अब पहले हम लोगों को मुफ्त में चाउमीन खिलाएंगे ताकि लोगों को उसके टेस्ट का पता चले।
कल से हम 2-3 दिन यही करेंगे। ऐसा कहकर लखन सोने चला जाता है। अब दूसरे दिन सरिता और लखन दोनों मिलकर लोगों को फ्री में चाउमीन खिलाते हैं। लोग भी बड़े मजे लेकर नूडल्स को टेस्ट करते हैं। उनमें से एक आदमी राघव लखन से, अरे वाह वाह वाह, क्या चीज बनाई है भाई तुमने, बड़ा मजा आ गया। आज तक तो देख ही रहे थे कि ये क्या है, आज खाकर समझ आ गया क्या लाजवाब नूडल्स है ये। उस दिन से लखन को तो जैसे लॉटरी लग गई थी। उसे बड़ा मुनाफा होने लगा था। लोग उसके हाथ के नूडल्स खाने के लिए भीड़ करने लगे थे। लेकिन अब इस बात का लखन को घमंड आने लगा था। वो अब लोगों से बदतमीजी से बातें करने लगा था। और तो और उसने नूडल्स के दाम भी बढ़ा दिए थे। एक दिन एक ग्राहक लखन से, अरे लखन, तूने अचानक से ये नूडल्स के दाम क्यों बढ़ा दिए भाई? अरे ओ काका, तुम्हें नूडल्स खाने हैं तो खाओ, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। मेरे अलावा कौन है तुम्हें नूडल्स खिलाने वाला? वो ग्राहक पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे उसकी बदतमीजी से बात करने के कारण लोगों का नूडल्स खाने के लिए आना बंद हो गया था। अब फिर से लखन वहीं आ पहुँचा था जहाँ से उसने शुरुआत की थी। उसकी गाड़ी पर अब गिने चुने लोग ही आते थे। लखन को अब उसकी गलती का एहसास हो चुका था। लखन खुद से, हे भगवान, ये सब मेरे बुरे बर्ताव की वजह से हुआ है। मैं आज से मेरे ग्राहकों के साथ अच्छे से पेश आऊंगा। अब उसे समझ में आ चुका था कि आखिर उसने क्या गलती की है। अब उसने फिर से अपने नूडल्स के दाम पहले जैसे कर दिए और लोगों से बड़े प्यार से बातें करने लगा, जिस कारण उसका नूडल्स का धंधा फिर से जोरों से चल पड़ा और सभी गांव वाले भी खुश थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी तरक्की कर लो, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमें फिर से वही लेकर आता है जहाँ से हमने शुरुआत की थी।